पार्ट इसका है हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल्स, या किसी भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल है इसमें। टू क्रिएट अ वेरिएबल यू मस्ट स्पेसिफाई द टाइप एंड असाइन द वैल्यू। आप कोई भी वैल्यू उस वेरिएबल के आगे लिख देंगे, वो उस तरीके से डिक्लेयर हो जाएगा। इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हमको डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन करना है, फिर हमको वेरिएबल नेम मेंशन करना है, और फिर हमको यहाँ पर वैल्यू मेंशन करनी है। जैसे हम लोग जनरल काम करते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ को डिफ़ाइन करना होता है, हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हम लोग डिफ़ाइन करने का तरीका कुछ ऐसे होता है। पहले हम लोग इंटीजर लिखते हैं, फिर ए लिखते हैं, और फिर उसके साथ यहाँ पर कोई वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं। तो यही सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन करी हुई है। इंटीजर मतलब क्या हो गया, डेटा टाइप यहाँ पे इन्होंने दे दिया, उसके बाद फिर इन्होंने वेरिएबल नेम दे दिया, और फिर इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू दे दी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल तरीका हो गया किसी भी टाइप की वैल्यूज़ को डिफाइन करने का। ये क्लियर है? ठीक है। अगर यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हमको कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, हाँ, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टर, और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम हमने ले लिया b इज इक्वल्स टू इनसाइड अ सिंगल कोट्स के अंदर हमने डाल दिया 1। केवल एक वैल्यू जाननी है तो 1 लिख दिया। अगर कोई दूसरी वैल्यू डालनी है, जैसे 0 डालना है तो 0 लिख दिया, p डालना है तो p डाल दिया। मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ बताओ अखिल, बोलो। कैरेक्टर टाइप की ही वैल्यू, हाँ, इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कोई भी। कैरेक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू लो, कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि इनसाइड अ सिंगल कोट वी कैन राइट एनीथिंग, बट वो सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करेगा, ये इसकी रिस्ट्रिक्शंस होती है। अब यहाँ पे अगर आपको pk लिखना है तो ये नहीं कर सकते, अगर आपको pri लिखना है तो नहीं कर सकते। क्या लिख सकते हैं, सिर्फ p। हाँ, यानी कि हाँ नहीं करेगा, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी है, ओनली 1। अब एक से ज़्यादा कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या था, उसके अंदर स्ट्रिंग, string, स्ट्रिंग, उसके बाद मैंने s ले लिया, इज इक्वल्स टू, यहाँ डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हर किसी का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, तो यहाँ पे एड्रेस डाल दिया 10/3 गोविंद नगर गाजियाबाद। ठीक है, तो देखिए इसमें कैरेक्टर भी आ रहा है और इंटीजर वैल्यू भी आ रही है और स्पेशल सिंबल भी आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हर चीज़ का कॉम्बिनेशन इसके अंदर आ गया, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इंटीजर नहीं यूज़ कर सकते, या कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, या सिंगल कोट्स के अंदर लगाएंगे या डबल कोट्स के अंदर लगाएंगे। इसमें आप हर चीज़ कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि जो कुछ भी आप लिखेंगे वो डबल कोट के अंदर ही आपको लिखना है, यानी कि जो कुछ भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो इनसाइड अ डबल कोट होना कंपल्सरी है। क्लियर है? कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फ्लोटिंग वैल्यू, FLOAT, फ्लोट या डबल, ये हमारे पास होता है। जैसे मैंने d इज इक्वल टू ले लिया 10.7, ठीक, या फिर मैंने ले लिया 10.9 या 999, यानी कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसका पॉइंट में होना कंपलसरी है। विदाउट पॉइंट यहाँ पे फ्लोटिंग या डबल में आप कंसिडर नहीं कर सकते। ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने 10 लिख दिया और फ्लोटिंग और डबल में वो कंसिडर हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक किस में चला जाएगा,
इंटीजर में, या फिर वहाँ पे आपको एरर आ जाएगी कि ये फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू नहीं है, पहले आप इसका डेटा टाइप चेंज करिए। क्लियर? वो अगर कोई कंडीशन हमको बनानी तो हम वहाँ पे जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको 10 लिखा है, मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ 10.89 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए डेटा टाइप्स के लिए कौन कौन सी तरीके हैं जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, कितने ऐसे तरीके जिसके थ्रू हम वैल्यू स्टोर करते हैं। लास्ट है बूलियन। बूलियन में लिया मैंने f इज इक्वल्स टू, या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो वैल्यू फॉल्स होगी, केवल दो ही होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। एक तरीका और होता है, या तो आप 0 और 1 कर सकते हैं, हम लोग समझने के लिए 0 1 भी करते हैं और yes no भी करते हैं, ठीक है। तो 1 मतलब होता है yes या true, 0 मतलब होता है false या no, ठीक है। 0 का मतलब हो गया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ yes और no, 0 और 1, ये इस तरीके से हो गया। कहाँ लिखा है? इफ नहीं है, एफ है। बूलियन के साथ भी कोई ना कोई आपको एक वेरिएबल चाहिए होता है ना, एफ की जगह आप कुछ और लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया b1 या b2, कुछ भी लिख दीजिए आप, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, जैसे ये d एक वेरिएबल है, s एक वेरिएबल है, इसी तरीके से b1 भी एक वेरिएबल है। हाँ, ये एक तरीके का कंटेनर हो गया इसके लिए। क्लियर है यहाँ तक? अब एक एग्जांपल बनाएं, ठीक है। अब जो चीज़ मैंने लिखी हुई है मैं उसी को एग्जांपल में कन्वर्ट कर दे रहा। जैसे सबसे पहले मुझे जावा के अंदर क्लास लेनी होती है, मैंने लिया क्लास, मल्टीपल चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं डेटा टाइप की, तो हमने इसका नाम रख दिया मल्टीपल डेटा टाइप MD। फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग और मीन्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ कर दिया। अब इसके नीचे मैंने लिखा था इंटीजर, तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, इसको मैंने हटा दिया। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सिंटैक्स है। अगर आपको इजी तरीके से किसी भी चीज़ को याद रखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरीके से, आप अपने समझने के। ये मैंने लाइन पेस्ट करी और इसको यहाँ पे कमेंट से हाइड कर दिया, यानी कि कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। हाइड कर दिया, और हाइड करने के साथ आप यहाँ लिख सकते हैं SYNTAX सिंटैक्स। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये हमको जनरल तरीका बता रहा है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ हम कर देंगे A, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ से ले जा रहे हैं, कैरेक्टर के लिए B है। हाँ अखिल बोलो, अखिल वॉइस आ रही है? कोई बात, प्रोग्राम देखते जाओ बस। ये हो गया। फिर मैंने इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, तो A की जगह वो हो जाएगा B। फिर स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दें इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, S। फ्लोट या डबल ले रहे हैं तो किसी एक वैल्यू को हम यहाँ पे लेंगे। हम कंसिडर कर रहे हैं जावा के अंदर डबल, क्योंकि इसकी मेमोरी जो होती है वो ज़्यादा होती है फ्लोट के अकॉर्डिंग। इसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, यहाँ पे मैंने कर दिया D, ठीक है। और बूलियन ले रहे हैं तो इसको भी यहाँ पे मैंने कर दिया ट्रू रखा है, तो सिर्फ ट्रू वैल्यू अभी हम ले रहे हैं। अगर हमको चेंज करना होगा तो हम फॉल्स वैल्यू भी ले सकते हैं। तो
फिर से मैंने इसको यहाँ पे लिया और इसको कर दिया B1। तो जितनी भी वैल्यूज़ मैंने डिफाइन करी थी उसमें सिर्फ एक लाइन और बढ़ा दी, सबके लिए कर दिया system.out.println। क्लियर है यहाँ तक? किस तरीके से हम अपने डेटा टाइप को प्रिंट कराएंगे उसका ये जनरल फॉर्मेट हो गया। अब फाइल पे जाएंगे, सेव एज कराएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे। हमारा नाम क्या था इसमें प्रोग्राम का, MD या DM? MD। तो हमने यहाँ पे लिखा MD.java। जिस नाम से प्रोग्राम बनाएंगे उसी नाम से हम इसको सेव कराएंगे। सेव करा दिया, विंडो और CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। हाँ, डेस्कटॉप में सेव किया है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डायरेक्टरी तक जाना है। तो रितु जी डायरेक्टरी तक कैसे जाएंगे? रितु वॉइस आ रही है? तो डायरेक्टरी तक मैम कैसे जाएंगे? नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा। अगर किसी डायरेक्टरी तक हमको पहुंचना है, अखिल एक मिनट, जब किसी जगह तक हमको पहुंचना है तो हमने अपनी फाइल जहां सेव कराई है वहां तक जाने का एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी, CD। CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। और उस चेंज डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं, जैसे अभी डेस्कटॉप पे जाना है तो मैंने लिखा डेस्कटॉप। ठीक है, और एंटर कर दिया। अगर हमको किसी डायरेक्टरी से बाहर आना है तो CD डॉट डॉट, हमें उस डायरेक्टरी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चाहे तो ये मेंशन कर लीजिएगा कि अगर हमको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो हम उसके लिए यूज़ कर देंगे CD, और जिस डायरेक्टरी में जाना है उस डायरेक्टरी का नाम, जैसे डेस्कटॉप में जाना है तो डेस्कटॉप का नाम। क्लियर है मैम यहाँ तक? अखिल क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आगे क्या करना है, प्रोग्राम को चलाना है, रन कराना है। तो उससे पहले इसको क्या कराना पड़ेगा, कंपाइल। तो जावा सी मतलब क्या होगा, जावा का कंपाइलर से हम कह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करो। तो क्या था, MD.java, यही था, इसी नाम से सेव करी थी। कह रहा हूँ इसी नाम से फाइल सेव करी थी। रितु वॉइस आ रही है? हाँ, कभी कभी ब्रेक हो जाती है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि javac MD.java, फिर एंटर किया और ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। ठीक है, कंपाइल होने के बाद इसको रन कराना है, जावा, हाँ कंपाइल हो गया, MD लिखा और एंटर किया। तो देखो आउटपुट दिख रहा है यहाँ पर, ये 10 आ रहा है, P आ रहा है, 10/3 गोविंद नगर गाजियाबाद आ रहा है, 10.89 आना है और ट्रू आ रहा है। ठीक है, अखिल आउटपुट दिख रहा है? ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई दोनों को कि किस तरीके से हमको किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल कराना है और एग्जीक्यूट कराना है। तो इसमें मल्टीपल टाइप के हमारे डेटा टाइप थे जिसको यूज़ करके हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराया है और एग्जीक्यूट कराया है। ये प्रोसीजर समझ में आ गया? कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो, कोई ऐसा पॉइंट जो ना क्लियर हो? बताओ। हम्म हम्म ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अभी यहाँ पे जनरल कंडीशन आप ले रहे हो
तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रिंट कराने का तरीका देख रहे हैं कि हम अपने वैल्यूज़ को किस तरीके से प्रिंट कराएंगे। अगर हमको कोई पर्टिकुलर कंडीशंस पे काम करना है, इफ़ की जैसे कंडीशन हो गई, तो उस पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग लिखते हैं या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो वो जब आगे के प्रोग्राम करोगे तो वो पता चल जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा पॉइंट जो ना क्लियर हो? ऋतु क्लियर है? तो ये जो बनाया हुआ प्रोग्राम है इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट है। हाँ बोलो बोलो अखिल। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया हुआ है वो मेन फंक्शन के अंदर बना है। देखो मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे जाके वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे या जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ये सारे वेरिएबल कैसे हैं भी? ये सारे वेरिएबल हैं लोकल वेरिएबल। कैसे वेरिएबल हैं? लोकल वेरिएबल। मैं टाइप कर रहा हूं, आप उस पर फोकस करो। ये जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं वो कैसे वेरिएबल हैं? लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो हमारे पास लगा हुआ है ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे या जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो सारे लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसको यहाँ देख लेते हैं। ये हमारे पास बेसिक से एग्जांपल हैं, घर बैठ के आप बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए इन सभी एग्जांपल्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का जिक्र नहीं किया है, मैं ऑनलाइन आपको दिखा देता हूँ। ये तो कितने तरीके से हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल होता क्या, ये जनरल उसकी डेफिनेशन है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द सबमिट, ये सब ठीक है। हाँ, ये आ गया। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या है? ये बता रहा है कि जो विद इन ए फंक्शन ब्लॉक है दैट इज़ अ लोकल वेरिएबल, और जो आउटसाइड द फंक्शन है वह क्या है? ग्लोबल वेरिएबल। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो विद इन ए फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं। जैसे ये जो मेरे पास बना हुआ है ए बी सम, ये सब कैसे हैं? ये सब लोकल वेरिएबल है। ठीक है, और जो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 50 दिया है लेकिन मेन फंक्शन के बाहर दिया है, वो सारे कैसे हैं? ग्लोबल वेरिएबल है। समझ में आया? या अपना जैसे मैं समझाता हूँ वैसे समझाऊँ? कुछ नहीं है, सिंपली है। ये कह रहा है कि जैसे जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे हमेशा उसकी स्टार्टिंग किससे होगी? मेन फंक्शन से। सो लोकल वेरिएबल इज दैट इनसाइड अ मेन फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल। तो अभी हम लोगों ने मेन फंक्शन बनाया हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, यही सब लिखे। ठीक है, तो ये सब कैसे वेरिएबल है? ये सब लोकल वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि इसका स्कोप हम चाहें तो इस फंक्शन के बाहर इसको यूज़ नहीं कर सकते। जो चीज़ उस फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं होगी दैट इज़ कॉल्ड द लोकल वेरिएबल। अब समझ में आया?
क्लियर हुआ या दोबारा कुछ बताऊं? क्लियर हुआ या दोबारा बताऊं? जो लिखे हुए टर्म्स हैं उस पर ही फोकस करो। क्या लिखा है? लोकल वेरिएबल कह रहा है इनसाइड अ मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन के अंदर ही आपने यहाँ लिखा हुआ, उसके बाहर तो कुछ है नहीं, तो ये लोकल वेरिएबल है। क्लियर है? ठीक है, अब इसको ग्लोबल बनाना है। मैं एक बना के दिखाता हूँ। जैसे इंटीजर a इक्वल्स टू 10 ले लिया, इसको यहाँ से मैंने हटाया और इसको कर दिया यहाँ पे मेन फंक्शन के ऊपर जी। ठीक, अब इसको चलाते हैं। कंट्रोल एस, सेव किया। चले हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर। देखिएगा कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आएंगे तो हमने क्या किया, इसको कंपाइल कराया। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी परफॉर्म रिफरेंस्ड फॉर अ स्टैटिक कांस्टेंट। यानी कि जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल a है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। क्या कहने का मतलब है? नॉन स्टैटिक। अब यहाँ देखिए हमारे पास कहाँ स्टैटिक लगा है, हमारे पास स्टैटिक लगा हुआ है मेन फंक्शन के अंदर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में स्टैटिक लगा हुआ है रितु जी। क्या हमने यूज करते टाइम पे इसको स्टैटिक बनाया है? नॉन स्टैटिक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक बनाना पड़ेगा। जब हम इसके आगे स्टैटिक लिख देंगे तो अब ये क्या बन गया? ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। यानी कि अब हम किसी भी जगह जहाँ पे भी स्टैटिक फंक्शन बना हुआ है वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? सॉरी, हाँ ये सही है। ठीक है, तो वो वेरिएबल जो मेन फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है, वो वेरिएबल कैरेक्टर बी जो मेन फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है, दैट इज अ स्टैटिक वेरिएबल, सॉरी दैट इज अ लोकल वेरिएबल। और जो मेन फंक्शन के बाहर हो रहा है और स्टैटिक है, दैट इज अ स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये जो मैंने यूज किया हुआ है वो मेन फंक्शन के बाहर है, यानी कि ये क्या हो गया? ग्लोबल वेरिएबल या फिर इंस्टेंस वेरिएबल INS, या फिर स्टैटिक STATIC। ठीक है, ये इतने तरीके के वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। कंट्रोल S किया, सेव हो गया। सेव होने के बाद इसको यहाँ पर हम लोग रन करा के देख लेते हैं। चलिए देखिएगा कि क्या कोई एरर तो नहीं आ रही है। तो पहले मैंने क्लियर स्क्रीन से स्क्रीन को क्लियर कर दिया। देखिए प्रॉपरली कंपाइल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर मैंने इसको रन करा दिया, आ गया आउटपुट 10। ये 10 आउटपुट आ रहा है, ये स्टैटिक वाला आ रहा है। समझ आया इतना? अखिल क्लियर हुआ? ऋतु क्लियर है? ठीक, तो ये रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पर